क्लास मैट्रिक का हमारा दूसरा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब देखो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट यानी कि एनिमल से लेके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट से ये अपने अंदर गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखो हम फर्स्ट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है और किसके जरिए करता है। ठीक है, अब तो प्लांट के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होती रहती है दो मेथड के जरिए, हालांकि 3-4 मेथड के जरिए होती है, पर मेन दो मेथड, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। अब देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है, एक किस्म का ग्रीन पिगमेंट है, ये एक किस्म का ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और फिर ये यूज करता है सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज और वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रोसेस करके प्लांट क्या करते हैं, अपनी फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसलिए प्लांट को हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, पर सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं, इसलिए हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं इक्वेशंस की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और प्लस में वाटर, और सनलाइट एनवायरनमेंट से आती है और क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन और बाय प्रोडक्ट वाटर भी बनता है। इस तरीके से प्लांट क्या करते हैं, हम अपनी फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं। अब दूसरा मेथड गैसेस एक्सचेंज करने का प्रोसेस, दूसरा है रेस्पिरेशन। उसके जरिए प्लांट क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन को अंदर लेके, यानी कि दूसरा जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है। एक प्रोसेस ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, दूसरी ये कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस में एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों मेथड के जरिए प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब आते हैं तीसरा मेथड, कुछ प्लांट्स के अंदर स्टीम और रूट भी रेस्पिरेटरी एक किस्म की मीडियम है प्लांट के अंदर, ये भी इसके अंदर भी रेस्पिरेशंस या गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। जैसे सपोज करते हैं रूट के अंदर रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, उनके जरिए गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं, या स्टीम के अंदर लेंटिकल्स होते हैं, उसके आउट ग्रोथ बाहर निकले होते हैं, उसके जरिए ये रेस्पिरेशंस या गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये प्लांट का मेथड था कि किस तरीके से कैसे रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट से करते हैं। अब देखो मेन जो टॉपिक है हमारा वो फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। अब मेन डिफरेंस देखो ये, जैसे सपोज करते हैं फोटोसिंथेटिक को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कोई चीज बने, जैसे सपोज करते हैं या फोटोसिंथेटिक है वो एनाबॉलिक है, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है, और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेकडाउन, कुछ टूटना और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, इसके अंदर एनर्जी को निकाला जाता है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी को ऐड किया जाता है, इसके अंदर एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में एटीपी मिलती है और वाटर भी हमें मिलता है। ठीक है, दूसरी है कि फोटोसिंथेटिक में क्या करते हैं, सिंपल जो फूड मटेरियल होता है, सिंपल फूड मटेरियल होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बनाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं। दूसरे पॉइंट लिखिए, अब इसके अंदर ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रेकडाउन होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। जैसे सपोज करते हैं ग्लूकोज एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन की मदद से टूटा और ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ठीक है, फिर तीसरी पॉइंट्स होती हैं, ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस
लाइट की बगैर चल ही नहीं सकता। फोटो मतलब ही लाइट होता है और सिंथेसिस मींस टू बनाना, टू मेक करना, ठीक है। ये सनलाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है। ये भले सनलाइट हो या ना हो फिर भी ये रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस होता है। दूसरा चौथी पॉइंट्स ये है कि ये सिर्फ प्लांट के अंदर और कुछ कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। और ये रेस्पिरेशन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, चाहे वो प्रोटिस्ट हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो, सब के अंदर रेस्पिरेशन पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि पांचवी पॉइंट के अंदर अब अगर देखा जाए रिएक्टेंट साइड के ऊपर, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अब याद रखना जब भी प्लांट अपना खाना बनाएंगे तो वो रिएक्टेंट तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं और ये हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और अगर देखा जाए ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे ये रिलीज कर रहा है क्या, ऑक्सीजन को रिलीज कराता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा रहा है। पांचवी पॉइंट के अंदर दोनों एक दूसरे के अपोजिट से के एक यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए और दूसरा ऑक्सीजन यूज कर रहा है उस खाने को तोड़ने के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। देखो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज की जा रही है, फिर रिलीज क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके रिलीज किसको कराया है, ऑक्सीजन को। और सातवीं पॉइंट के हमेशा फोटोसिंथेसिस उस वक्त होगा जब लाइट प्रेजेंट होगी, यानी कि सनलाइट प्रेजेंट हो। आपको पता है कि सनलाइट सिर्फ डे टाइम होती है, नाइट टाइम के अंदर नहीं होती। तो फोटोसिंथेटिक सिर्फ डे टाइम के अंदर होता है, रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होता है। अगर ये रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस नहीं किया इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, ये सिर्फ डे टाइम होता है। उसके बाद आते हैं आठवीं पॉइंट के अंदर। आठवीं पॉइंट क्लोरोफिल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्रीन पिगमेंट वो प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है और इसके अंदर ये क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं होता है। रेस्पिरेशन विदाउट क्लोरोफिल के जरिए भी हो सकता है। अब हम देखो जितने भी प्लांट्स है, जैसे इंसान के पास रेस्पिरेटरी मीडियम नोज है, ऐसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी रेस्पिरेटरी कोई ना कोई मीडियम होगा। जैसे अगर देखा जाए तो प्लांट के पास रेस्पिरेटरी मीडियम जो है, मैंने आप लोगों को रूट और स्टेम भी बताया है, पर उसके साथ साथ लीफ एक मेन जो है ना वो लीफ है। लीफ की अगर मॉर्फोलॉजी देखा जाए लीफ के जो आउटर लेयर है इसको हम लेमिनार कहते हैं और इस बीच में जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको मिडरिप कहते हैं। मिडरिप से छोटी छोटी वेन लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और जिस लीफ और प्लस में स्टीम से जो अटैच होता है उस छोटी सी डंडी को हम पिट्यूल कहते हैं। और जिस एंगल यानी कि जिस पॉइंट से, जिस स्टीम की पॉइंट से कौन लीव निकलता है उसको हम नोड कहते हैं और दो लीव्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ये चीज याद रखनी है, ये मॉर्फोलॉजी है, लीव की कभी भी पेपर में आ सकती है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब आते हैं हम मेन जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद एनाटॉमी लीव की है। अब देखो लीव की हमने थोड़ा सा हिस्सा इतना काट के यहाँ पे रखा है कि लीव के अंदर देखा जाए तो क्या क्या चीजें पाई जाती है। अब देखो ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे वाली जो लेयर उसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इनका काम होता है सिर्फ प्लांट की प्रोटेक्शन करना होता है, ठीक है। और दूसरी बात उसके नीचे जैसे आएंगे दो किस्म के सेल पाए जाते हैं, एक पेनिसिलेटेड मेसोफिल सेल, दूसरा होता है स्पंजी मेसोफिल सेल। इन दोनों का काम प्लांट के अंदर खाना बनाना होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है, एक के अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस या गैप एब्सेंट होता है और दूसरे के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखो आप लोग इधर देख लो कि इन दोनों इन पूरी पेनिसिलेटेड के अंदर कहीं भी गैप नहीं नजर आ रहा और स्पंजी सेल के अंदर आप लोगों को गैप नजर आ रहा है, ठीक है। इनके बीच के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं जिसको हम जाइलम फ्लोएम कहते हैं। ये हमारे पास जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। ये दोनों वेस्कुलर बंडल लीफ की स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं। और हमेशा याद रखना कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं उनकी अपर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, पर ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब ये स्टोमेटा है ना वो क्या कराते हैं, गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। जैसे इंसान के पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ऐसे प्लांट के पास भी नॉस्ट्रिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं,
स्टोमेटा को हम एक को गार्ड सेल कहेंगे, दोनों को स्टोमेटा कहेंगे, एक को सिंपल गार्ड सेल कहेंगे और दोनों को हम स्टोमेटा कहेंगे, ठीक है। अब इस स्टोमेटा के अंदर होता क्या क्या है, सेल वाल होता है, उसके आउटर ये प्रोटेक्शन वगैरह कराने में हेल्प करती है। न्यूक्लियस इस पूरी एक्टिविटी की यानी कि स्टोमेटा की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर होता है, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है। और वैक्यूल होता है, ये जब पानी टर्जिडिटी यानी कि पानी जब इसके अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो ये वैक्यूल खोलते हैं और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। अब देखो ये चीज याद रखना, अगर इनर लेयर आउटर, ये स्टोमेटा जो है क्लोज स्टोमेटा, ये मैंने आप लोगों को ओपन स्टोमेटा दिखाया है, ठीक है। अब उसके अंदर ये याद रखना, स्टोमेटा के अंदर साइड भी लेयर होती है, आउटर साइड भी लेयर होती है। इनर साइड जो लेयर होती है वो मोटी सी होती है, ठीक है, और आउटर जो लेयर होती है वो थोड़ी सी पतली सी होती है और प्लस में इलास्टिक होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। अब आते हैं, देखो मेन फंक्शन जो स्टोमेटा का वो क्या है, ये चीज याद रखना, स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। गैसेस एक्सचेंज उस वजह से होगी जब प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि सनलाइट भी इंक्रीज होगा, डिपेंड अपॉन करता है, हालांकि स्टोमेटा डिपेंड अपॉन होता है किसके ऊपर, टर्जिडिटी के ऊपर। टर्जिडिटी है क्या, टर्गर प्रेशर। वाटर का प्रेशर जब प्लांट के अंदर इंक्रीज होता है तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। ये याद रखना कि टर्गर प्रेशर उस वक्त इंक्रीज होता है जब प्लांट के अंदर वाटर की क्वांटिटी या कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो स्टोमेटा क्लोज या ओपन होंगे। टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्टोमेटा हमेशा ओपन होंगे, उसके जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मूवमेंट है वो होती रहेगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों गार्ड सेल है, जैसे जैसे सूरज की रोशनी प्लांट के ऊपर गिरती है तो रूट से पानी ऊपर मूव करके जाता है लीफ के अंदर, और लीफ में वहां पे सनलाइट भी आती है और क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, वहां पे रिएक्शंस होते हैं और हाँ इंसान प्लांट क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। ये हमारा प्लाज्मेट्रिक का दूसरा टॉपिक था, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आएगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।